मॉइस्चर होता है या जो सॉलिड के वॉल्स के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको आप ड्राइंग के जरिए रिमूव कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें आप अपनी चीज को ड्राई आउट कर रहे हैं या उसको खुश्क कर रहे हैं अपने जो मटेरियल है उसको। So drying is a very common and important industrial process, like evaporation, like distillation. Hopefully मैंने आपको जवाब दे दिया होगा। Yes sir, thank you. जी, और कोई पूछना चाह रहा हो? सर ये एग्जाम्पल जो 3.6 है जी सर, इसमें सिस्टम बाउंड्री का क्या सर सीन? तो हम तो वो एग्जांपल्स नहीं तो कर रहे जो सिस्टम बाउंड्री के अलावा थी सर, जो नहीं, हम ऐसे नहीं, हर प्रॉब्लम के इर्द गिर्द सिस्टम बाउंड्री होती है। यहाँ पे इस वजह से ड्रॉ की गई है कि डिस्टिलेशन कॉलम में कुछ आपकी चीजें विद इन द सिस्टम भी वेपर्स मसलन जनरेट हो रहे हैं, रिफ्लक्स भेजा जा रहा है। ये आप इस टाइम तो एज अ सिंगल यूनिट इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये 3.4 के बाद जो 3.5 सेक्शन आएगा जिसमें मल्टीपल सिस्टम आ जाएंगे, यहाँ पे फिर आपकी हीट एक्सचेंजर के अराउंड अलहदा लिया अप्लाई किया जाएगा, डिस्टिलेशन कॉलम के अलहदा किया जाएगा, ओवरऑल एक अलहदा किया जाएगा। सो वो उसमें आपकी 2 से 3 सिस्टम बाउंड्रीज बनेंगी। यही सेम प्रॉब्लम वहां पे भी डिस्कस होगा, बट इन अ डिफरेंट वे कि वो आपको कह देगा जी रिफ्लक्स रेशियो आप कैलकुलेट करें या वेपर्स की कंपोजिशन निकालें, तो उसमें फिर आपको हीट एक्सचेंजर या डिस्टिलेशन कॉलम के अक्रॉस बैलेंसेस लगाने पड़ रहे हैं। सिस्टम बाउंड्री हर एक के लिए बनती है, सिर्फ आप इस टाइम सिंगल यूनिट्स डिस्कस कर रहे हैं तो इस वजह से हम लोग सिस्टम बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर रहे, अदरवाइज ड्रॉ होनी होती है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और कोई सवाल जी? अच्छा, अब जो हम आगे लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं उसके लिए जो आपके पास बुक्स के नोट्स हैं, जो बुक के आपके पास पेजेस एज फोटोकॉपी मौजूद हैं, और जो आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं, वो दोनों आपके पास मौजूद होने चाहिए। अदरवाइज आप लेक्चर नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे या हम उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाएंगे। जी ईमान, आप बताइएगा क्या कह रही हैं? ये मटेरियल बैलेंस वाले नोट्स। जी, मटेरियल बैलेंस वाले नोट्स जो हैं, हैंड रिटन भी, जो सॉल्यूशंस आपको दिए हैं वो भी, और प्लस जो बुक्स के पेजेस की फोटोकॉपी है वो अपने पास रखिए, दोनों चीजें, क्योंकि कुछ चीजें हम उधर से करेंगे, कुछ बुक्स से डिस्कस करेंगे। सो इनिशियली जो बुक्स के नोट्स हैं आप उसको ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 175 पे आपका ये 3.4 सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। Yes, sir. आप लोग प्लीज जरा पेज, सब लोग पेज नंबर 175 पे आ जाइएगा। क्लास थोड़ी सी एक्सटेंडेड होगी, लेकिन हम एक सेटिंग के अंदर ही आज का लेक्चर वाइंड अप कर लेंगे। आगे जी 175 से आगे आप 176 पे आ जाए। पेज नंबर 176 के ऊपर आपके सामने पहली तो चीज ये कि ये जो आपके पास सेक्शन है, ये सेक्शन जो है, दिस इज मटेरियल बैलेंस इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन। अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन की है उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किए है कि जिसमें हमारी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा था, जिसमें हमारी जनरेशन और कंजम्पशन टर्म्स जीरो हो रही थी, जिसके अंदर हम लोग कंपोनेंट मोल या मैस बैलेंस इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, इस सेक्शन पे आने से पहले सॉरी, मैं 1.7 जो सेक्शन था स्टाइकोमेट्री, उसकी प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों के नंबर शेयर कर दिए थे।
मैं इस 3.3 सेक्शन तक भी आपके साथ प्रॉब्लम नंबर शेयर करने लगा हूं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। ये आप लोग जरा देख लीजिएगा। जी आप लोगों के पास आ गया है? यस सर। रिसीव हो गया, चलें ठीक है। ये अभी तक जो सेक्शन 3.3 है तब तक वहां तक है, उससे आगे मैं फिर शेयर कर दूंगा। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम। सर ये जो अभी तक हमने पढ़ाई है वहां तक सिलेबस है मेरे बात से? नहीं, फिर सर ये कौन सा है? देखिए, एक मैंने आपको, हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टाइकोमेट्री, आफ्टर मिड टर्म स्टाइकोमेट्री डिस्कस किया था। वो जो आपको नोट्स दिए थे उसके ऊपर उनके प्रॉब्लम नंबर्स लिखे हुए थे। ये जो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर किया है, ये वहां तक शेयर किया है जहां तक हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया हुआ है अभी तक। अब इससे आगे जब पढ़ेंगे तो उसका मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है इब्राहिम, अहमद इब्राहिम? यस सर। चलो गुड हो गया। अच्छा, ये पेज नंबर 176 पे आए थे हम लोगों ने। अगर आप उसके ऊपर देखें तो उसके ऊपर एक एट द एंड ऑफ द पेज एक फिगर उसने ड्रॉ की हुई है। दिस इज द सिंपलेस्ट कंबस्शन सिस्टम, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी 1 मोल कार्बन का एज एन इनपुट स्ट्रीम किया, 1 मोल ऑक्सीजन एज इनपुट स्ट्रीम किया, तो 1 मोल CO2 का बन गया। उसके नीचे उसने रिएक्शन भी लिख दिया। ठीक है, आपके पास 2 इनपुट स्ट्रीम है, एक मोल कार्बन, 1 मोल ऑक्सीजन, एक आउटपुट स्ट्रीम है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास रिएक्शन बन गया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टर्न्स इनटू CO2। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 177 के ऊपर, तो उसके ऊपर सबसे ऊपर उसने एक्यूमुलेशन इन आउट जनरेशन कंजम्पशन यानी आपकी जनरल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है। ये जनरल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन के नीचे उसने ऑक्सीजन का कंपोनेंट बैलेंस अप्लाई किया है। ऑक्सीजन का कंपोनेंट बैलेंस अगर आप देखें, उसमें इनपुट कितनी है जी ऑक्सीजन के? 1 मोल। सॉरी, पहले एक्यूमुलेशन की बात कर लेते हैं। आपका प्रोसेस स्टडी स्टेट है। फॉर स्टडी स्टेट प्रोसेस एक्यूमुलेशन इज 0। इनपुट आपकी एक है स्ट्रीम, आपकी इनपुट में 1 मोल ऑक्सीजन के आ रहे हैं, आउटपुट में आपकी CO2 बन रही है, वहां पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है एज अ कंपोनेंट, तो आउटपुट में ऑक्सीजन आपकी 0 हो गई। आपकी नेक्स्ट जनरेशन टर्म आ गई, विद इन द सिस्टम बाउंड्री आपकी ऑक्सीजन जनरेट नहीं हो रही, इस वजह से जनरेशन इज 0 माइनस कंजम्पशन, क्योंकि 1 मोल आपने ऑक्सीजन का भेजा था, वो 1 मोल कंज्यूम हो गया, सो योर कंजम्पशन इज 1। आपके पास टर्म है, वहां पे आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन का आ गया। दिस इज हाउ द कंपोनेंट बैलेंस इज अप्लाइड। अब यहां पे बेसिकली आपके ये अज्यूम किया जा रहा है कि 100 रिएक्शन जो है आपका 100% कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इन एक्चुअल सेंस तो रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होगा,
मे बी कोई 60% कंप्लीट हो जाए, 70% हो जाए, 80%। सो फिर आपकी ये जो कंजम्पशन है ये 1 नहीं होगी, ये बेस्ड ऑन द फ्रैक्शनल कन्वर्जन होगी या डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगी। इसी तरह ही कुछ अगर अनरिएक्टेड ऑक्सीजन बाहर आ रहा होगा तो वो आपके एज एन आउटपुट स्ट्रीम में आ रहा होगा। सो कंपोनेंट बैलेंस, जब आप रिएक्टिव सिस्टम पे आते हैं और आप कंपोनेंट बैलेंस अप्लाई करते हैं तो वो उसमें जनरेशन कंजम्पशन टर्म्स आ जाती हैं और फिर डिग्री ऑफ कंप्लीशन या कन्वर्जन आ जाती है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है आपके मटेरियल बेसिस को। ऑल्दो वी कैन डू दैट, बट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में इजाफा हो जाता है। सो फॉर कन्वीनियंस इन अप्लाइंग द मटेरियल बैलेंस फॉर रिएक्टिव सिस्टम्स, हम लोग एलिमेंटल मोल या मास बैलेंस की तरफ चले जाते हैं जब भी रिएक्टिव सिस्टम आता है। नॉन रिएक्टिव सिस्टम में हम कंपोनेंट मास और मोल बैलेंस लगाते थे। रिएक्टिव सिस्टम के लिए हम लोग एलिमेंटल मोल या मास बैलेंस की तरफ आ जाएंगे। इसमें हम ये देखते हैं कि जी एलिमेंट्स जो होते हैं वो ना जनरेट होते हैं ना कंज्यूम होते हैं। मसलन कार्बन, इस फिगर में 1 मोल एंटर हुआ है तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2, CO2 के साथ जो कार्बन है वो आउटपुट में आ रहा है। कार्बन वहां पे आउटपुट में भी मौजूद है, इनपुट में भी मौजूद है। उधर CO2 के साथ अटैच्ड है, नो वरीज। यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, नो वरीज। तो अगर हम लोग उससे नीचे आप देखें, फिर आपकी, अगर आप अपने पेज 177 पे फिर दोबारा से देखें तो फिर आपकी वहां पे नीचे एक्यूमुलेशन, इन, आउट, जनरेशन, कंजम्पशन ये लिखी है और उसके नीचे कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंटल बैलेंसेस, एलिमेंटल मोल बैलेंस अप्लाई किए हुए। स्टडी स्टेट प्रोसेस है, अगर हम सिर्फ कार्बन बैलेंस को देखें, स्टडी स्टेट प्रोसेस है, एक्यूमुलेशन 0, इनपुट में कार्बन का 1 मोल जा रहा है, आउटपुट में आपका कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जा रहा है। सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन। ऐसा ही है ना? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल लें तो उसके अंदर कार्बन के कितने मोल्स हैं? 1। सो दैट इज वाई, थैंक यू अमान, दैट इज वाई कि आपके आउटपुट में 1 आ रहा है, कार्बन ना जनरेट हो रहा है ना कंज्यूम हो रहा है। एज एन एलिमेंट हम ट्रीट कर रहे हैं कार्बन को। इस तरह ही नेसेंट ऑक्सीजन का बैलेंस लगाया है यहां पे। अगेन एक्यूमुलेशन इज 0 ड्यू टू स्टडी स्टेट प्रोसेस। इनपुट में O2 के फॉर्म में जा रही है, 1 मोल ऑफ O2 कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ O। ऐसा ही है जी। तो यहां पे इनपुट में आपके पास 2 मोल्स आ गए। अब आउटपुट में ऑक्सीजन जो है वो CO2 के साथ अटैच है। सो 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ O, नेसेंट ऑक्सीजन। तो आउटपुट में आपके पास 2 हैं, जनरेशन 0, कंजम्पशन 0, बाकी सारी चीजें एज सच आ गई। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई एलिमेंटल मोल, या इसके नीचे एग्जाम्पल मास बैलेंस की भी दी गई हुई है, एलिमेंटल मास बैलेंस की भी। जब हम लोग रिएक्टिव सिस्टम में आते हैं तो हम एलिमेंटल मोल एंड मास बैलेंसेस अप्लाई करते हैं ताकि हमें जनरेशन कंजम्पशन टर्म्स से ज्यादा प्ले ना करना पड़े, क्योंकि हमारे पास बाज़ औक़ात डिग्री ऑफ कंप्लीशन या फ्रैक्शनल कन्वर्जन मौजूद नहीं होती। अब आप इसी पेज के नीचे आ जाएं तो आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आप देख लें। सबसे पहले फ्लू और स्टैग गैस, दूसरी आपके पास ऑफसेट एनालिसिस, तीसरी आपके पास थ्योरेटिकल एयर, और नेक्स्ट पेज पे आपके पास एक्सेस एयर है। काइंडली आप इसको रीड कर लें इन चारों डेफिनेशंस को, और आपका इसमें से कुछ सवाल है तो वो मेरे से पूछ लें। जी मैं आपको 2 मिनट, 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, आप इसको जरा रीड कर लें चारों डेफिनेशंस को, और जितना आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं करें, बाकी जो चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पाते वो आप मेरे से पूछ लें। तो यू हैव 4 minutes, लेट्स से 1 minute फॉर ईच डेफिनेशन।
सर जी सर ये इसमें वाटर वेपर्स का क्या मतलब रोल प्ले हो रहा है? अच्छा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली अगर आप देखें फ्लू गैसेस को, तो वो अगर आपका, मैं कहता हूँ कि ये हाइड्रोकार्बन बर्न कर, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या है आपके पास, पता है आपको? जो सर सिंपलेस्ट, मीथेन। मीथेन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। मीथेन की अगर आप ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, तो आपके पास क्या है, दो चीजें बनेंगी। मीथेन का अगर सर आप कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में भी कोई अनरिएक्टेड इनकम्प्लीट कंबस्टन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाए। इनकम्प्लीट कंबस्टन भी हो सकती है ना। यस मे भी आपके पास कुछ ऑक्सीजन अनरिएक्टेड फॉर्म में आ जाए, वो भी आ सकती है। आप अगर एयर के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, एयर एज एन ऑक्सीडेंट यूज कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन ने भी बाहर आना है। अच्छा, ये CO2 वाटर अगर CO बन रही है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सारी मिलके ये कहलाती हैं फ्लू गैसेस। और अगर आप वाटर वाटर को इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, वाटर वेपर्स को, क्योंकि वो वाटर जो है वो वेपर्स फॉर्म में होगा, बाकी सारी गैसेस हैं। अगर वाटर वेपर्स को आप इन गैसेस के में, यानी फ्लू गैसेस की कंपोजिशन रिपोर्ट करते हुए वाटर वेपर्स को इंक्लूड करते हैं, तो वो आपकी वेट बेस एनालिसिस कहलाता है या फ्लू गैस एनालिसिस कहलाता है। ये अगर आप रिकॉल करें, मैंने आप लोगों को समझाया था जब एक कोल की एग्जांपल करवाई थी कि कोल के हम कंपोजिशन एज रिसीव्ड भी कर सकते हैं, ड्राई बेस भी कर सकते हैं, ड्राई ऐश फ्री बेस भी कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को उस टाइम समझाई थी। इसी तरह फ्लू गैसेस में भी अगर आप वाटर वेपर्स को इंक्लूड करके कंपोजिशन को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी वेट बेस कंपोजिशन कहलाएगी या फ्लू गैस कंपोजिशन कहलाएगी। और अगर आप वाटर वेपर को इंक्लूड नहीं करते हो, सिर्फ गैसेस की कंपोजिशन रखते हैं, सॉरी, तो फिर ये आपकी वेट ड्राई बेस कंपोजिशन कहलाएगी या ऑरसेट एनालिसिस भी इसे हम लोग कहते हैं। ये दोनों चीजें हम लोग दोनों वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो आपकी है जी, है कि स्टाइकोमेट्री के लिए जितनी आपको एयर रिक्वायर्ड है टू रिएक्ट विद अदर रिएक्टेंट, वो आपकी थ्योरेटिकल या स्टाइकोमेट्रिक ऑक्सीजन या एयर कहलाएगी। एक्सेस एयर है कि आप वो एयर जो आप थ्योरेटिकल एयर से ज्यादा भेज रहे हैं, वो आपकी एक्सेस एयर है। ये इसी तरह ही है जो हम लोगों ने 1.7 में लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये दो बातें की थी कि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट निकालना है तो हम लोगों ने ये इनकम्प्लीट रिएक्शन को एज्यूम नहीं करना, जो ये एज्यूम करना है कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हुआ है, प्रोडक्ट साइड पे नहीं देखना, रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ देखना है। तो ये भी एक्सेस रिएक्टेंट वाला ही फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि एंटरिंग माइनस रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय 100, सो वही एक्सेस रिएक्टेंट वाला है। इधर परसेंट एक्सेस रिएक्टेंट की जगह परसेंट एक्सेस एयर या ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लिए। जी, कोई सवाल? सर ये सेकंड वाला ऑफसेट एनालिसिस और ड्राई बेसिस ये दोबारा काइंडली समझा दीजिएगा। क्या मैं आपको ये बताया कि आपकी गैसेस बनती हैं, उसमें CO, अगर कोई इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रही है तो CO भी बन सकती है। कोई अगर आप एयर ज्यादा दे रहे हैं तो ऑक्सीजन अनरिएक्टेड फॉर्म में आ सकती है, नाइट्रोजन ने आना है, ये सारी आपकी गैसेस हैं। हाइड्रोकार्बन की जब आप करेंगे तो वाटर भी बनेगा। वाटर को अगर आप इन गैसेस के साथ इंक्लूड करते हुए अपनी कंपोजिशन को रिपोर्ट करेंगे तो वो वेट बेस्ड कंपोजिशन कहलाएगी।
और अगर आप वाटर वेपर्स को इंक्लूड नहीं करते उनकी कंपोजिशन रिपोर्ट करने में, तो आप उसको ड्राई बेस कंपोजिशन या ऑरसेट एनालिसिस कह देंगे। उस केस में ये नहीं होगा कि आप वाटर वेपर्स को अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकालेंगे, आप वाटर वेपर्स को अलहदा से एक स्ट्रीम निकाल देंगे। ठीक हो गया आमिर? ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक पेज नंबर 179 के ऊपर एक एग्जाम्पल सॉल्व हुई है। दिस एग्जाम्पल इज रिगार्डिंग एक्सेस एयर। इसमें कहते हैं कि जी फ्यूल्स फॉर मोटर व्हीकल्स अदर देन गैसोलीन आर बीइंग आइड बिकॉज दे जनरेट लो लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स देन गैसोलीन। यानी अल्टरनेटिव फ्यूल्स की बात कर रहा है कि अल्टरनेट गैसोलीन के अलावा दूसरे फ्यूल्स को अंडर कंसिडरेशन लाया जा रहा है क्योंकि उनकी जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कम प्रोड्यूस करते हैं कंपेयर टू गैसोलीन। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि जी कंप्रेस्ड प्रोपेन हैज बीन सजेस्टेड एज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक पावर फॉर व्हीकल्स। आप लोगों की आज भी ये कुछ थोड़ी सी एडिशन पुराना है तो पुरानी बात कर रहा है, लेकिन आज भी आपके कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, लाइक जो आपके रिक्शाज हैं, वो आपके एलपीजी के ऊपर ऑपरेट करते हैं। सो आप ये है कि आप गैसोलीन को कन्वर्ट कर रहे हैं टू प्रोपेन या लिक्विफाइड पेट्रोलियम। अब उसमें वो कह रहे हैं कि जी असल जो चीज शुरू हो रही है, इससे पहले वो एक स्टोरी बिल्डअप कर रहा था, तो असल चीज जहां से शुरू हो रही है, सपोज दैट इन अ टेस्ट रन ऑफ 20 किलोग्राम्स ऑफ प्रोपेन, एक आपने टेस्ट रन किया है जिसके अंदर आपने प्रोपेन का मैस लिया है 20 किलोग्राम, प्रोपेन गैस है ये याद रखिएगा, इज बर्न विथ 400 किलोग्राम ऑफ एयर। उसको 20 किलोग्राम प्रोपेन को 400 किलोग्राम एयर के साथ बर्न किया गया। जब बर्न किया गया तो उसमें आपके पास 44 किलोग्राम CO2 बनी और 12 किलोग्राम CO बनी, यानी आपके पास CO2 भी बनी और CO भी बनी है। उस जो पूछ रहा है वो कह रहे हैं कि जी व्हाट इज वाज द परसेंट एक्सेस एयर। अब परसेंट एक्सेस एयर पूछ रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, इस वजह से हम नहीं ये देखेंगे कि 44 किलोग्राम CO2 बन रही है या 12 किलोग्राम CO बन रही है। हमने ये सिंपल, अगर आप सोल्यूशन देखें तो उसके अंदर कंप्लीट रिएक्शन लिया गया हुआ है कि आपकी प्रोपेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 और वाटर बना दिए। CO वाला जो इनकम्प्लीट रिएक्शन है उसको एक्सेस एयर कैलकुलेट करने में इस्तेमाल नहीं किया। तो ये आपके पास सिर्फ आपने कंप्लीट रिएक्शन को अज्यूम किया। इसके बाद आपके सामने इसका सोल्यूशन मौजूद है। जरा मुझे बताइएगा कि आपको ये सोल्यूशन देख के समझ आती है चीज की कि क्या कैसे उसने एक्सेस एयर निकाली है। अगर नहीं आती तो फिर आप मुझे बताएं। सर आप करवा ही दें। मैंने करवाना क्या है, करवाने का तो नहीं है, मैं आपको ये इसका सोल्यूशन शेयर कर देता हूँ ये आपके साथ। एक तरह से इन्होंने किया हुआ है, दूसरा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है वो मैंने इसका सोल्यूशन शेयर किया है। इसी एग्जाम्पल का। अब इसको जरा देखें आपको क्या समझ आती है, इसमें से आप क्या चीज पूछना चाहते हैं, क्या चीज आपको समझ नहीं आती, या चलें ये भी बेहतर होगा कि अगर आप बता दें क्या चीज आपको समझ आ गई।
उसी तरह ही मैं साथ साथ बोलता भी जाता हूँ, उसी तरह ही रिएक्शन लिखा है, बेसिस ली है। सबसे पहले मैसेस को, जो प्रोपेन का मैस है और जो एयर का मैस है, उनको उनके मोल्स में कन्वर्ट कर दिया है। प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 44.09 इस्तेमाल किया गया है। जो एयर का मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने कैलकुलेट याद कर सकें सेक्शन 1.3 में, तो हम लोगों ने वहां पे एयर का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया था 29। तो यहाँ पे उस मॉलिक्यूलर वेट को इस्तेमाल करते हुए 400 किलोग्राम से हमने एयर के मोल्स निकाल लिए। अब हमें एंटरिंग एयर पता है कि हमारी एंटरिंग एयर के जो मोल्स हैं वो 13.79 है। अब हमने निकालना है कि कितनी बाय फॉर्मूला कितनी एयर रिक्वायर्ड है टू रिएक्ट विद लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि उसने बता दिया एक्सेस एयर। अगर वो एक्सेस एयर बता रहा है तो एयर एक्सेस में है, तो दूसरा प्रोपेन जो है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट में है। ऑटोमेटिकली दो ही रिएक्टेंट हैं, एक एक्सेस उसने बता दिया, दूसरा लिमिटिंग है। इस वजह से हम लोग लिमिटिंग कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम लोगों को बता दिया उसने कि एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है और दूसरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हमने एक्सेस रिएक्टेंट के वो मोल्स निकालने हैं जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए जितने चाहिए, या थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, स्टाइकोमेट्रिक एयर रिक्वायर्ड। तो उसमें आपके पास प्रोपेन के मोल्स ऊपर आपने कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्टाइकोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर रहे हैं 1:5, जो कि आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आ रही है। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 1 के मोल एयर हो तो उसके अंदर 0.21 के मोल ऑक्सीजन के होंगे। तो यहां से हमारे पास 10.81 के मोल एयर के वो आ गए हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, परसेंट एक्सेस एयर आ गई, एयर एंटरिंग माइनस एयर रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एयर रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो एक सिंपल फॉर्मूला है। इसके ऊपर जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हैं वो आपने इसके अंदर डाली हैं और आपके पास परसेंट एयर रिक्वायर्ड आ गई है 28%। कोई अब सवाल आप लोग पूछना चाह रहे हो? एनी क्वेश्चन? जी पूछें, सवाल पूछें। सर ये जो आपने ऑक्सीजन के मोल लिखा है 0.21, सर ये किस तरह आए? देखिए, अगर आप लोग कहते हैं ना कि जी अगर आपके पास 100 किलोग्राम एयर के हों तो उसके अंदर 21 एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है, 79% नाइट्रोजन है। ये तो आपको पता है। जी जी सर, ये इसका आइडिया। हाँ, तो उधर से ये बेसिकली निकला है कि अगर 1 के मोल एयर का हो तो उसके अंदर 20.21 के मोल ऑक्सीजन के होंगे। अगर आप 100 के मोल ले लेंगे तो उसके अंदर 21 हो जाएंगे। तो वो रेशियो जी बेसिकली उसको यूज किया लग गया गया। समझ सर, लग गया सर, पता चल गया इसका। ठीक हो थैंक यू। जी, और कोई सवाल पूछना चाह रहा हो? आगे चलें जी। यस सर। जी सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे, उन्होंने फ्यूल जब बर्न किया तो 44 किलोग्राम CO2 भी निकली है, लेकिन साथ साथ सर उन्होंने पूछा कि 12 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकली है। जी, हम उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे? नहीं बट एक तो मैंने आपको बता दिया था कि इनकम्प्लीट कंबशन वाली जो रिएक्शंस हैं उनको आप कंसिडर नहीं करेंगे एक्सेस एयर कैलकुलेट करने के लिए या एक्सेस रिएक्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो जो CO बन रही है वो बेसिकली इनकम्प्लीट बन रही है। दूसरी मैंने आपको कहा था आपने प्रोडक्ट साइड पे नहीं देखना। तो आपके जो 12 किलोग्राम CO2 है वो आपके प्रोडक्ट में है, हमने सिर्फ रिएक्टेंट्स की तरफ देखना है। इस वजह से हम लोगों ने उन दोनों को इस्तेमाल भी नहीं किया, उन दोनों वैल्यूज को।
ओके सर, थैंक यू। ये जितने लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे उनसे गुजारिश ये है कि वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। उनके जो सवाल हैं वो सवाल पूछें ताकि मैं उनके जवाब दे सकूं। और अगर वो फिर भी नहीं सेटिस्फाई होते तो फिर नेक्स्ट वीक में अगर आप लोग आए तो फिर उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप ये सब्जेक्ट नहीं ठीक तरह करेंगे, आप लोगों के लिए अपने लिए प्रॉब्लम रहेगा। अगर आप बुक के पेज 181 पे आ जाएं, 181, आप एग्जाम्पल 3.12 पे आ जाएं। ये थोड़ी सी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सवाल पूछने के लिए भी ना कोई चीज समझ आना या किसी चीज को समझ पाने की सलाहियत रखना ये भी जरूरी होता है, क्योंकि जब इंसान समझने की कोशिश करता है या उसको हल्की फुल्की समझ आती है तभी वो सवाल कर भी पाता है। आप लोगों का सवाल ना करना ये बहुत बड़ी निशानी है कि आप लोगों को जो काम दिया जा रहा है आप वो काम नहीं कर रहे, और वो काम ना करने की वजह से आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे। एट द एंड आप लोग खुद को ब्लेम कर रहे होंगे। बिलीव यू मी, आई मस्ट अप्रिशिएट मॉर्निंग क्लास, वो बहुत अच्छी जा रही है इस टाइम, साथ चीजें कर रही है। उन्होंने मेरे से 3.3 में इतने क्वेश्चंस किए और वो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा उसके ऊपर डिस्कशन हुई और मैंने इतनी उनको फिर सॉल्व कर करके सारा कुछ भेजा। जब आप करेंगे नहीं, उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप को ब्लेम किया करें कि मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं वक्त दे रहा। आपने किसी को और को ब्लेम नहीं कर सकते आप लोग। ये चीज आपकी क्लास में एक बच्ची है ईमान, आई थिंक वो सिर्फ कर रही है, या आमिर थोड़ा बहुत आज स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा सारे खामोश बैठे हैं और ना वो कर रहे हैं। जब नहीं करेंगे तो जारी बात है सवाल पूछने के काबिल भी नहीं है। उसमें फिर अपने आप को बेटा ब्लेम किया गया कि हम नहीं कर रहे, हम फॉलो नहीं कर रहे चीज को। अच्छा, यहां पे क्योंकि मैंने तो आगे चलते जाना है, मैंने नहीं रुकना। मैं उस टाइम रुकूंगा जब आप लोग कोई सेंसिबल क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आपका पेज 181 पे एक एग्जाम्पल आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, एग्जाम्पल 3.12 की। इस एग्जाम्पल को आप लोगों के पास इसका हाफ जो स्टेटमेंट है वो इस पेज पे है और हाफ स्टेटमेंट पेज नंबर 182 पे है, जहां पे फिगर बी बनी हुई है। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग इसको, इस एग्जाम्पल को मैं 15 मिनट आपको दूं, आप लोग इस एग्जाम्पल को समझ के इसका सोल्यूशन आपके पास किताब में भी अवेलेबल है। किताब के जो बुक के जो पेजेस आपने फोटोकॉपी करवाए हुए हैं उसके अंदर भी मौजूद है, जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसके अंदर भी मौजूद है, दोनों जगहों पे मौजूद है। आप लोगों को जिससे आसानी लगती है उससे आप इसके सोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और कोई ज़हन में सवाल है तो वो मेरे से पूछें। आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स। मैंने जो इसके अंदर एक एग्जाम्पल सिर्फ डिस्कस करनी है, वो एक एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई और प्रॉब्लम इस पूरे सेक्शन का उससे ज्यादा मुश्किल हो सकता है या उससे ज्यादा डिटेल्ड हो सकता है। सो मैं वो डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि आप लोगों को एग्जाम्पल 3.12 किस हद तक समझ आई है या आप लोगों को क्या सवाल है। So I'm giving you 15 minutes. Don't log out. 2:30 पे हम दोबारा से
सेशन स्टार्ट करेंगे। राइट जी? ओके सर। ओके, थैंक यू। जो स्टेप में गलती है यार, मेरा ख्याल है ये 300 नहीं होगा, ये और ये होगा 10.35 मल्टीप्लाई बाय 0.01। यस सर, ये 10.35 है जी, और इसी तरह नाइट्रोजन में भी ये 10.35 होगा। जी सर, इसके अलग अलग मोल निकाले हैं जब पहले हमने। जी, जो आपने अलग अलग मोल निकाले हैं, वो यूज कर लें या 10.35 को 0.21 और 0.79 से मल्टीप्लाई कर दें। थैंक यू फॉर द करेक्शन आरिफ। थैंक यू सर। जी सर, ये जो 183 पेज पे जो फर्स्ट इनपुट आउटपुट का टेबल सा बना हुआ है वो समझा दे सर। वो मैं अभी आपको एक एग्जांपल करवाने लगा हूँ, इसके बाद उसमें ये सारा कुछ समझा दूंगा, अभी इस चीज को छोड़ दें। ओके सर। सर, ये जो 300 किलोग्राम ऑफ ए है, ये में गिवन है? ये मेरा ख्याल है गिवन है। आप अगर फिगर देखें तो उसके अंदर ए लिखा हुआ है 300 किलोग्राम। अगर सर ये 300 किलोग्राम गिवन ना होता तो उसके बाद फिर हम 100 लेते। नहीं, फिर आपने जरूरत नहीं थी, फिर आप देखते कि आप बेसिस में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनती है, आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ये तो डाटा पे डिपेंड करता है ना, इस टाइम डाटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करेंगे। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 की कैलकुलेशन है, ये जरा समझा दें। सॉरी, किसकी? इक्वेशन नंबर 3 सर, जिसमें O2 हमने लिया हुआ है, वो एंड नीचे वाले पे जिसमें 1 + 2/2 + NOP, ये वाली सर 1 + 2/2 फ्रॉम इक्वेशन 3 सर लिखा हुआ है ना, इससे नीचे जो कैलकुलेशन हुई है उसकी समझ नहीं आ रही सर, ये समझा दें। ये आपकी जो ऊपर कार्बन वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 कहा हुआ है, हाइड्रोजन की इक्वेशन 2 कहा हुआ है, ऑक्सीजन का जो ऊपर बैलेंस है उसको इक्वेशन 3 कहा हुआ है, और नाइट्रोजन की इक्वेशन 4 कहा हुआ है। यस सर। आप देखें कि आपकी जो इक्वेशन 1 से आपके पास जो चीज आ रही है वो PxCO2 है, यानी आपकी जो मोल फ्रैक्शन है उसको आप टोटल मोल से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इंडिविजुअल मोल्स आ गए CO2 के, वो आपने निकाली इक्वेशन 1 से 1 के मोल। इस तरह वाटर के निकाल लिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 4 नाइट्रोजन के निकला है, फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर आप देखें तो उसमें PxCO2 आपने उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, PxH2O की वैल्यू 2 आपने निकाली थी, वो 2 और 2 से डिवाइड हो रहा था तो वो आ गई, प्लस NO2 आया, और आगे जस्ट 300 को 0.21 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, 10.35 मल्टीप्लाई बाय 0.21 है। तो इस तरह ये चीज तो ये हम लोग डिवाइड की, इस चीज की समझ नहीं आई, वाटर को 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? मैं अभी आपको ये चीज सारी समझाता हूँ, जिसमें नेक्स्ट एग्जांपल में जाने दीजिएगा। जी ये दो सवाल है जो मैंने आगे की एग्जांपल के लिए छोड़ा है। जी सर ये मैंने पूछना था आपसे कि कहीं पर हम जो है वो बेस 100 ले रहे हैं, कहीं पर 10 ले रहे हैं, इसमें हमने 16 बेस ली है। इसमें आपको वैल्यूज गिवन है, इसमें आपको वैल्यू गिवन है F की 16 किलोग्राम, इस वजह से आपने उसको बेसिस ले लिया। अगर आपको यहाँ पे कुछ ना गिवन होता तो फिर आप 100 ले लेते। यहाँ पे ऑलरेडी आपको मैथ गिवन है, अगर कुछ ना गिवन होता तो देन आप वहां पे फिर आप 100 कन्वीनियंट रहता है। F जो है सर वो फीड है ना यहाँ पर? जी फीड है यहाँ पे। यस सर। अच्छा आगे चलें। यस सर। अच्छा अब आप लोग आ जाएं जी, एग्जाम्पल जो है पेज 187,
और एग्जाम्पल 3.14 के ऊपर आ जाएं आप। ठीक है, एग्जाम्पल 3.14 पे आ जाएंगे। अब यहां पे मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूं। अगर आप लोग सारे रेडी हैं तो फिर मैं स्टार्ट कर देता हूं। यस सर। यस सर। यस सर। चलें, गुड हो गया जी। अच्छा, इसमें वो कहते हैं कि अ लोकल यूटिलिटी बर्न्स कोल हैविंग द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑन ड्राई बेसिस, यानी एक आपके पास कोई किसी जगह पे कोल बर्न किया जा रहा है और जो कोल बर्न कर रहे हैं उसकी उसने ड्राई बेस कंपोजिशन दे दी है। ये कभी नहीं हो सकता कि कोई मटेरियल आपके पास हो और उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद ना हो। बोन ड्राई सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करता। तो लेकिन इसी तरह कोल के अंदर भी मॉइस्चर मौजूद होता है और बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा भी होता है। तो ये जो आपके पास कंपोजिशन दी गई है नीचे टेबल के अंदर, इसके अंदर अगर आप देखें तो 5 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर प्लस ऐश। इसके अंदर मॉइस्चर आपको गिवन नहीं है। तो आपको ये इस वजह से वो कह रहे हैं कि आपकी ड्राई बेस कंपोजिशन आपको दी जा रही है। इसमें अब आगे जो विद इन ब्रैकेट है वो ये बातें कर रहा है कि आपकी कोल की जो वेरिएशन आती है वो उसको काउंट फॉर किया गया और कन्वीनियंस इन कैलकुलेशन के लिए ये कंपोजिशन सेलेक्ट की गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आ जाएं, पेज 188 पे, वो उसमें कहते हैं कि जी द एवरेज ऑरसेट एनालिसिस ऑफ द गैस फ्रॉम द स्टैक ड्यूरिंग अ 24 आवर टेस्ट वाज, कि उसने जो ऑरसेट एनालिसिस, स्टैक गैस एनालिसिस बन रहा है, उसकी उसने कंपोजिशन भी दे दी है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की कंबाइंड परसेंटेज है 15.4%, CO 0% है, ऑक्सीजन 4% है और नाइट्रोजन 80.6% है। अब आप लोग अगर हैंड रिटन जो नोट्स हैं उनको भी ओपन कर लें, उसमें ये एग्जाम्पल आप लोग प्लीज जरा उसको भी ओपन कर लीजिएगा जी। हमने अपने हाथ, यू वांट टू टॉक? नो सर। जी अच्छा, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। आपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको भी साथ साथ जो सोल्यूशन है उसमें इस एग्जाम्पल को ओपन कर लें। उसमें एक ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है जिसमें दरमियान में एक फर्नेस है। फर्नेस के अंदर एक इनपुट स्ट्रीम जा रही है कोल की, जिसमें जो कंपोजिशन आपको गिवन थी वो वहां पे लिख दी गई है अप टू ऐश, और ऐश के नीचे 100 लिख दिया गया, यानी ये सारों का सम जो है 100 है। इसी तरह ही एक आउटपुट स्ट्रीम है जिसका नाम स्टैक गैस है, उसको पी उसका नाम दिया गया है, और उसके अंदर अभी तक जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी परसेंटेज जो आपके स्टेटमेंट में गिवन थी वो यहाँ पे लिख दी गई है। अब अगर आप देखें तो जो स्टैक या फ्लू गैस है उसमें वाटर मौजूद नहीं है, हालांकि आपकी इनपुट में हाइड्रोजन है, लेकिन आपकी जो फ्लू गैस है उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से एक अलहदा उस फर्नेस की टॉप से एक स्ट्रीम निकाली गई है जो कि W स्ट्रीम है, और उसमें आप कह रहे हैं कि वाटर वेपर्स जो है 100% है। यू गॉट इट? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी कंबस्शन जो कोल की जा रही है वो एयर के साथ की जा रही है। एयर की एक स्ट्रीम फर्नेस की अगर आप डाउन टू अपवर्ड देखें, एक एरो है, एयर स्ट्रीम को नाम ए दिया गया है और उसके अंदर ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन जो है वो 79% है। ये सारी चीज आप अभी तक जो उसने हमें स्टेटमेंट बताई है उससे हम लोगों ने इतनी चीजें को ड्रॉ कर ली है। अब अगर हम आगे चलें, वो आगे कहता है कि द मॉइस्चर इन द फ्यूल वाज 3.9%। अब फ्यूल में जो मॉइस्चर है, क्योंकि फ्यूल मैंने आपको कहा था विदाउट मॉइस्चर तो नहीं है, लेकिन एनालिसिस में मॉइस्चर के बगैर रिपोर्ट किया गया है, तो उसने एडिशनली मॉइस्चर की इंफॉर्मेशन दे दी, वो 3.9% है, वो भी हमने लिख दी। एंड द एयर ऑन एवरेज कंटेन 0.0048 पाउंड वाटर पर पाउंड ऑफ ड्राई एयर। आगे कहते हैं कि जी एक तो उसने ये बात कह दी कि जो कोल है उसके अंदर 3.9% मॉइस्चर है,
दूसरा एयर भी ड्राई एयर नहीं है, ह्यूमिड एयर है, और उसका उसने बता दिया कि एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो 0.0048 पाउंड मॉइस्चर पर पाउंड ऑफ ड्राई एयर है। ये इंफॉर्मेशन भी आप अगर ए स्ट्रीम के नीचे देखें तो लिख दी गई है। अभी तक आप लोग जो जो स्ट्रीम आपकी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में है वो आप आहिस्ता आहिस्ता फिगर के ऊपर एड अप कर रहे हैं। उससे आगे वो कहते हैं द रिफ्यूज showed 14% unburned coal with the remainder being ash। एक जरा लाइट सी एरो बना हुआ है, वो भी डाउन कॉर्नर से निकल रहा है, और उस स्ट्रीम का नाम रिफ्यूज स्ट्रीम है, जिसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये अनबर्न्ड कोल कहा जा रहा है, वो 14% है, और रिमाइंडर आप कह रहे हैं 86% ऐश है। इसके बाद वो कहते हैं कि यू आर आस्क्ड टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा बिफोर दे आर बीइंग स्टोर्ड इन द डेटाबेस। इज द कंसिस्टेंसी एक्यूरेट? आपने ये बताना है कि ये जितना भी डाटा है ऑब्टेन्ड हो रहा है कि कोल को बर्न कर रहे हैं विद एयर, विद एक्सेस एयर, तो ये आपकी फ्लू गैसेस बन रही हैं, तो ये फ्लू गैसेस इतनी ही बननी चाहिए। अगर आपके पास 14% अनबर्न कोल आ रहा है, तो ये आपने बेसिकली इस डाटा को कंसिस्टेंसी को चेक करना है, ये ठीक है नहीं ठीक, बीइंग अ प्रोसेस इंजीनियर। सो दूसरी वो चीज कह रहा है व्हाट इज द एवरेज परसेंट एक्सेस एयर यूज्ड। आपने एक्सेस एयर यूज निकालनी है। यहां तक आप लोगों के ज़हनों में कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? फिगर बनाने तक? नो सर। सर फिगर हमने खुद बनानी होगी उधर? फिगर आपने खुद बनानी है जिसकी अवेलेबल नहीं होगी। और सर ये सारी इंफॉर्मेशन भी खुद ही लिखनी है? ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको स्टेटमेंट से ही मैंने भी लिखी हुई है ना। ओके सर। अच्छा, ये अब मैं आपके साथ इस फिगर में कुछ चीजें मिसिंग हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। जरा डार्क ब्लैक पेन से लिखी हुई चीजें जो हैं वो एडिशनल चीजें हैं जो कि आपके यहाँ पे मिसिंग थी आपके फिगर के ऊपर जो सोल्यूशन था उसमें। अगर आप इसमें देखें कोल आपका सॉलिड है तो उसकी जो परसेंटेज है वो मास परसेंट में होगी। एयर जो है वो गैसियस फॉर्म में है तो इसकी जो परसेंटेज है वो मोल परसेंट में है। उसके बाद आप रिफ्यूज देखें वो सॉलिड है तो उसकी जो परसेंटेज है वो मास परसेंट में है। जो स्टैक गैस है वो गैस है तो उसकी जो परसेंटेज है वो मोल परसेंट में है। जो वाटर वेपर्स डब्ल्यू स्ट्रीम में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो वेपर्स फॉर्म में है, इस वजह से उसकी भी जो परसेंटेज है वो मोल परसेंट है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि कौन सी चीज मास परसेंट है और कौन सी चीज मोल परसेंट है। आपको ये पहले ही बता दिया गया था कि गैसेस और लिक्विड की जो परसेंटेज नॉर्मली होती हैं वो मास परसेंट में होती हैं, वेयर एज गैसेस और लिक्विड्स की लिक्विड्स और सॉलिड की मास परसेंट में होती हैं और गैसेस की आप या वेपर्स की आप मोल परसेंट में लेते हैं। सो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यहां पे बता दिया गया है कि कौन सी मास परसेंट है कौन सी मोल परसेंट है। ये एक प्रॉब्लम आप समझ जाएं, इससे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कोई नहीं है आपके पूरे इस सेक्शन के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में उसने बेसिस सेलेक्ट की। हम लोगों ने मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि जी जहां पे केमिकल रिएक्शन आते हैं वहां पे हम एलिमेंटल मोल या मास बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग ये आइदर जो मॉइस्चर कोल के अंदर मौजूद है और एयर के अंदर मौजूद है, इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलहदा से हम उसमें कैलकुलेट कर लें मटेरियल बैलेंस अप्लाई करते हुए या पहले ही कैलकुलेट कर लें। तो वो अगर हम उस मटेरियल बैलेंस इक्वेशन में ये स्टेप करेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा
और आपके मिस्टेक के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सो इस वजह से जो स्ट्रेटेजी बुक में अडॉप्ट की गई है कि इस पहले इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी स्ट्रेटेजी को इधर नोट्स में भी अप्लाई किया गया है कि आप मॉइस्चर एफ स्ट्रीम और ए स्ट्रीम सर दोनों में कैलकुलेट करेंगे। जी अहमद। सर वो नोट्स में मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा ये एग्जांपल। आपने 3.9 तक की हुई है, उसके आगे सेक्शन 3.4 शुरू हो रहा है। हाँ, ये 3.4 सेक्शन की एग्जांपल है। अच्छा, उसकी कौन सी एग्जांपल नंबर है सर ये? 3.14 है। अच्छा सर पेज नंबर 187 है। हाँ, बुक का पेज नंबर 187 है, नोट्स का कोई पेज नंबर नहीं लगा हुआ। सर नहीं, नोट्स के ऊपर भी 187 ही लिखा हुआ है। अच्छा, फिर नोट्स के ऊपर भी लिखा होगा, आप लोगों को जो मिले हैं उसमें लिखा होगा। अच्छा, अब हम आगे की तरफ चलें। अब यहाँ पे वो मॉइस्चर इन एफ स्ट्रीम, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैलकुलेट कर रहे हैं। आपके पास 3.90% उसने कहा था मॉइस्चर है। अगर आप 100 पाउंड कोल को एज बेसिस ले रहे हैं तो 100 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 0.039 कितने हुए? हंड्रेड टोटल मैस है और वाटर की जो मैस फ्रैक्शन है वो 0.039 है। मैस ऑफ वाटर, मैस ऑफ मॉइस्चर बताइएगा कोल में कितना आया? सर जी, इसको करने में कोई मसला था? 100 आपका टोटल मैस है, मैस फ्रैक्शन जो है 0.039 है, तो मैस ऑफ वाटर जो है वो 3.90 पाउंड हो गया। ठीक है, ओके। तो यहां से उसने मॉइस्चर इन एफ स्ट्रीम वो 3.90 पाउंड वाटर है। पहले इस मैस को मोल्स में कन्वर्ट किया है यूजिंग द मॉलिक्यूलर वेट, और उसके बाद उसने कहा है, इसमें थोड़ी सी कटिंग हुई है लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि 1 पाउंड मोल H2O के अंदर 2 पाउंड मोल H के होते हैं। ऐसा ही है जी? यस सर। तो बेसिकली उसी लॉजिक को इस्तेमाल किया गया है। पहले मैस ऑफ H2O को मोल्स में कन्वर्ट किया गया है, उसके बाद ये इस्तेमाल किया गया है कि 1 पाउंड मोल अगर आपके पास वाटर का हो तो उसके अंदर 2 पाउंड मोल हाइड्रोजन के होंगे, तो उससे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 0.433 पाउंड मोल H की आ रही है। अगर आप इसी मॉइस्चर में ऑक्सीजन निकालना चाहेंगे तो आपकी कैलकुलेशन उसी तरह ही रहेगी। 3.90 से ही आप स्टार्ट करेंगे, मैस को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। जो लास्ट स्टेप है उसके अंदर आप सिर्फ कह देंगे 1 पाउंड मोल H2O कंटेन्स 1 पाउंड मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये स्टेप यहाँ पे किया नहीं हुआ लेकिन आप कर सकते हैं। जस्ट आखिरी स्टेप को आपको चेंज करना है कि 1 पाउंड मोल H2O के अंदर 1 पाउंड मोल नेसेंट ऑक्सीजन होती है, तो आपके पास जवाब जो आएगा वो 0.217 पाउंड मोल ऑक्सीजन आ जाएगा। अब ये जो 2 मोल्स आपने जी बाकी सारी वैल्यूज वैसी ही रहेंगी, सिर्फ लास्ट वाली चेंज होगी। डेफिनेटली लास्ट वाली चेंज होगी ना, क्योंकि उसी मॉइस्चर के अंदर आपने पहले हाइड्रोजन निकाला है, अब उसी मॉइस्चर के अंदर आपने ऑक्सीजन निकालनी है इंडिविजुअली। अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने कैलकुलेट किए हैं, इनके मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं आपने। मोल फ्रैक्शन ही है, ये मोल्स हैं। इनको आपने फिगर के अंदर आप देख रहे होंगे कि सबसे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको बेटा कोई इश्यू हो रहा होगा, मैं ख्याल बाकी लोगों को आ रही है। यस सर, आ रही है। अगर आप देखें जो कोल की स्ट्रीम है उसके सबसे एंड पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मोल्स अभी आपने कैलकुलेट किए हैं वो वहां पे लिख दिए गए हैं। इसी तरह ही अब एयर के अंदर आ जाएं। एयर के अंदर उसने बताया था जो मॉइस्चर है
वो 0.00, ये हंसला को कहें कि लॉग आउट होके फिर दोबारा से लॉग इन हो। मैं उसको जवाब दे दिया। अच्छा, एयर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स निकालने लगा है। जो इनिशियल उसने इंफॉर्मेशन दी है कि एयर के अंदर 0.0048 पाउंड मॉइस्चर पर पाउंड ड्राई एयर आ रही है, उसको उधर से उसने स्टार्ट किया है। सबसे पहले स्टेप में जो मैस ऑफ वाटर है उसको मोल्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर रहा है यूजिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। सो वो 18 पाउंड वाटर, 1 पाउंड मोल ऑफ वाटर। दूसरे स्टेप में एयर के मैस को मोल्स में कन्वर्ट कर रहा है यूजिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर विच इज 29। थर्ड स्टेप में वो बेसिकली कर रहा है कि 1 पाउंड मोल H2O के अंदर 2 पाउंड मोल H के हैं। यहां से उसने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो 0.0154 पाउंड मोल ऑफ H। यहां पे एक गलती है, इसको डिवाइड होना चाहिए, पर पाउंड मोल ऑफ एयर आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसको दोबारा से शेयर भी करता हूं। इसी तरह ही यही सारा प्रोसीजर करते हुए सिर्फ लास्ट स्टेप में आप चेंजेस करें कि 1 पाउंड मोल ऑफ H2O कंटेन्स 1 पाउंड मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो 0.0077 पाउंड मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन पर पाउंड मोल ऑफ एयर, ये आपके पास वैल्यू आती है। और ये दोनों वैल्यूज अगर आप एयर स्ट्रीम के नीचे देखें अपनी फिगर के में, तो उसमें यहां वहां पे ये दोनों वैल्यूज लिख दी गई हैं। यस सर। यस ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है टाई कंपोनेंट। टाई कंपोनेंट क्या होता है जी? टाई कंपोनेंट किसी भी चीज के लिए टाई कंपोनेंट होने के लिए 2 चीजों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। एक, पहली चीज कि वो इनर्ट कंपोनेंट हो, कि वो नॉन रिएक्टिव हो, किसी के साथ रिएक्ट ना करे। दूसरी चीज कि वो किसी एक इनपुट और सिर्फ एक ही आउटपुट स्ट्रीम के अंदर मौजूद हो। फिर दोबारा से सुन लें, टाई कंपोनेंट के लिए 2 चीजों को सेटिस्फाई करना जरूरी है कि वो इनर्ट हो, दूसरा सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट स्ट्रीम में हो। लाइक अगर आप इसी फिगर में देखें, ये जो ऊपर आपकी ब्लॉक डायग्राम एक ड्रॉ की गई है, इसके अंदर आप ऐश को देखें। ऐश जो है वो इनर्ट कंपोनेंट है। इनपुट स्ट्रीम आपके पास ए भी है और एफ भी है, लेकिन ऐश सिर्फ एफ स्ट्रीम के अंदर मौजूद है, यानी सिर्फ एक इनपुट स्ट्रीम के अंदर मौजूद है। और अगर हम आउटपुट स्ट्रीम को देखें तो आउटपुट स्ट्रीम आपके पास डब्ल्यू भी है, पी भी है, आर भी है, लेकिन ऐश सिर्फ एक आउटपुट स्ट्रीम में मौजूद है, वो रिफ्यूज के अंदर यानी आर स्ट्रीम के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है ये इनर्ट भी है और ये सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट स्ट्रीम के अंदर मौजूद है। सो इट इज अ टाई कंपोनेंट। टाई कंपोनेंट का फिर ये होता है जितना उसका मैस या मोल्स एंटर हो रहे होते हैं उतने ही मैस और मोल्स आउट हो रहे होते हैं। उसकी इंडिपेंडेंट इक्वेशन में हम उसको काउंट नहीं करते। अब इसी सिस्टम के अंदर आप नाइट्रोजन को देखें। नाइट्रोजन भी एक इनर्ट कंपोनेंट है। टाई कंपोनेंट की पहली डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, पहली कंडीशन को कि वो इनर्ट है, लेकिन दूसरी को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो वो एफ स्ट्रीम में भी है और ए स्ट्रीम में भी है, यानी 2 इनपुट स्ट्रीम्स में है। और अगर आप आउटपुट में देखें तो उसमें रिफ्यूज के अंदर भी मौजूद है और आपकी स्टैक गैस वाली स्ट्रीम के अंदर भी मौजूद है, यानी वहां पे भी 2 स्ट्रीम्स के अंदर मौजूद है। तो वो जो हम लोगों ने कंडीशन हमने जो कंडीशन लगाई है कि सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट के अंदर है, वो नाइट्रोजन के ऊपर सेटिस्फाई
नहीं होती, इसमें से नाइट्रोजन टाई कंपोनेंट नहीं है। जी अमान पूछिएगा। सर ये दोनों जब सेटिस्फाई करेंगी तब वो टाई कंपोनेंट होगा, तब वो टाई कंपोनेंट होगा। हाँ, एक पे नहीं, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सारे, मैंने आपको मिसाल दे दी है, नाइट्रोजन इनर्ट कंपोनेंट है, लेकिन इस सिस्टम के लिए नाइट्रोजन टाई कंपोनेंट नहीं है। इस सिस्टम के लिए ऐश सिर्फ जो है वो टाई कंपोनेंट है। ओके सर। अच्छा, यहां पे इसके बाद इस लाइन को लिखने के बाद उसने ऐश का बैलेंस लगाया। ऐश का बैलेंस आप लोग बड़ा आसान है, 0.0736 मल्टीप्लाई बाय 100 ये इनपुट में है, दैट्स इक्वल्स टू आउटपुट में 0.86 रिफ्यूज में है, मल्टीप्लाई बाय रिफ्यूज स्ट्रीम का टोटल वेट आर है। तो यहां से आपने रिफ्यूज सॉरी यहां से आप रिफ्यूज स्ट्रीम का मैस निकाल देंगे, टोटल मैस निकाल दिया रिफ्यूज स्ट्रीम का। अब रिफ्यूज स्ट्रीम के अंदर 14% अनबर्न कोल है, तो हम लोगों ने, अब टोटल मैस आ गया, हम लोगों ने अगर अनबर्न कोल का मैस निकालना है तो हम इसकी जो मैस फ्रैक्शन है अनबर्न कोल की, उसको टोटल वेट ऑफ द स्ट्रीम से मल्टीप्लाई कर देंगे या टोटल मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मैस ऑफ अनबर्न कोल आ जाएगा, जो कि उसने किया है, और आपके पास 1.2 पाउंड को अनबर्न कोल की एक वैल्यू आ गई है। सर जी 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 सर ये तो हमारे पास अनबर्न कोड 14 है, बट सर ये टोटल 100 नहीं है, इन्होंने तो यहाँ पर ऐश से मल्टीप्लाई किया है 8.56। ये ऐश से तो नहीं मल्टीप्लाई किया, ये रिफ्यूज स्ट्रीम से, यानी वो जो स्ट्रीम है उसके टोटल मैस से मल्टीप्लाई किया है। इसका ये मतलब है कि अगर आपका अनबर्न कोल 8.56 टोटल है, ठीक है, इसमें से अनबर्न कोल आपने 1.2 निकाल दिया, तो 7.36 पाउंड जो है ना वो ऐश के हैं। ठीक है, यानी ये 8.6 जो है, दिस इज द सम ऑफ मैस ऑफ अनबर्न कोल प्लस मैस ऑफ ऐश इन आर स्ट्रीम में। ये मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पे ना इस पेज की दोबारा से जो करेक्शंस हैं वो लगा के इसकी पिक्चर शेयर कर दिए। यहां तक कोई सवाल अगर आप लोगों के ज़हन में है तो आप पूछिए, की तरफ चलूंगा। ओके सर। उतनी देर में जरा पानी भी पी लूं और आप लोग इसको देख भी लें। सर वहाँ पर ऐश को 100 से आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है, बट यहाँ पर नहीं है। और उसका रियल सर है ही नहीं, सर पानी पीने गया है। पानी में यहीं पे अहमद, आप बहुत जल्दी ना बोला करें। पूछें आप अमान। सर वो यहाँ पर 7.36 और जो आपने पिक्चर भेजी है उस पे आपने 0.100 से मल्टीप्लाई किया है। हाँ जी बिल्कुल, आप अगर एफ स्ट्रीम में देखें, एफ स्ट्रीम का टोटल मैस कितना है? 100। तो आपने जो मैस फ्रैक्शन है ऐश की एफ स्ट्रीम में वो 0.0736 बनती है ना? यस। एफ स्ट्रीम में ऐश की जो मैस, उसको जो 0.0736 है उसको टोटल मैस यानी 100 से मल्टीप्लाई की है। ओके। तो आपके पास मैस ऑफ ऐश इन एफ स्ट्रीम आया है। ओके सर, ठीक है। सर ये स्टेप दोबारा समझा दे, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। ये क्या नहीं समझ आ रहा बेटा? सर ये ऐश ही किस तरह ये परसेंटेज निकाली, किस तरह यानी ये मैथ्स निकाला आपने? मैंने मैथ्स कैसे निकाला है यार? आप लोगों को ना मिड टर्म से पहले से मैं शुरू हुआ हूँ कि आप लोग अपनी ना मैथ्स फ्रैक्शन और मैथ्स परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंट, इनके फॉर्मूले याद कर रहे हैं प्लीज, क्योंकि सारी है ही वही चीज। मैं मसलन मैथ्स
परसेंट का फॉर्मूला क्या है आमिर? इंडिविजुअल मास ओवर टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। इंडिविजुअल मास ओवर, ये इसको वैसे जवाब खुद देना चाहिए था। इंडिविजुअल मास डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है आमिर? हेलो, किधर गए आप? तो उसका लगता है नेट इशू हो गया। चलो मैं अपनी सॉल्व करके ना उसके लिए आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो यहां से आपके पास इंडिविजुअल मास जो है वो क्या बन जाएगा, मास परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल मास। और अगर आप मास परसेंट को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका मास फ्रैक्शन बन जाता है मल्टीप्लाई बाय टोटल मास। ये प्लीज ये जो अब मैं शेयर करने लगा हूं, सब लोग इसको जहन में रखा करें कि ये जब मैं बोल रहा होता हूं तो इसका क्या मतलब होता है। या मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। जी सर। ये जो अब मैंने पिक्चर शेयर किया, प्लीज इसको जरा देखिएगा, इसमें किसी को अगर कोई इश्यू है। सर ये जो ऐश बैलेंस में जो नीचे ये जरा देखिएगा, ये जो मैंने अभी शेयर किया इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? मैं ऐश बैलेंस पे भी आने लगा। नो सर। ये क्लियर है? मैं उस पे भी अब आने लगा हूँ। बस सर क्लियर है। एक मिनट, फिर एक सेकंड रह जाएगा। ये जो भी सवाल पूछ रही थी, ये मैं आपके साथ ना एक और पिक्चर शेयर करने लगा हूँ ऐश बैलेंस से रिलेटेड। आपकी इनपुट और आउटपुट ऐश एफ स्ट्रीम में इन हो रही है और आउटपुट में आर स्ट्रीम में आउट हो रही है। सो यहां पे इनपुट और आउटपुट है मास ऑफ ऐश इन एफ स्ट्रीम, मास ऑफ ऐश इन आर स्ट्रीम। इधर आपने व्हाट्सएप पे चेक कीजिएगा प्लीज, जो अब मैंने पिक्चर शेयर की है। इसमें मैंने ऐश बैलेंस को पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो मास है उसको आप मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल मास दोनों के साथ ये मैंने कर दी है। फिर मैंने उसकी वैल्यूज पुट कर दी है और आप अपने नोट्स के साथ कंपेयर कर लें, वही चीज बन गई है। यस सर। अब क्लियर है? कोई किसी के जहन में और कोई सवाल है यहां तक? तो फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। क्लियर है। क्लियर हो गया, चलें। अच्छा, इस प्रॉब्लम में ना एक और भी इशू है। ये आपको इस तरह का इशू किसी और प्रॉब्लम में नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर है कि इसमें आप रिफ्यूज में देखें, जो आपके पास फिगर है, रिफ्यूज में अगर आप देखें तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस सल्फर, दिस इज इक्वल टू 14%। या अगर मैं ये कहूं कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस सल्फर इज इक्वल टू 1.2 पाउंड, तो ये भी ठीक है।
यानी हमें इन 5 एलिमेंट्स का कंबाइंड जो मास है वो हमें पता है, वो 1.2 पाउंड है, या इनकी कंबाइंड मास फ्रैक्शन पता है, कंबाइंड मास भी पता है, कंबाइंड मास फ्रैक्शन भी पता है, लेकिन इंडिविजुअली हमें नहीं पता कि कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना सल्फर है, कितना ऑक्सीजन है, हमें ये नहीं पता। हम जब अब एलिमेंटल बैलेंस लगाने लगेंगे तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आनी है कि अगर मैंने कार्बन का बैलेंस लगाना है तो मैं कैसे इसका बैलेंस लगाऊं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे इंडिविजुअली कार्बन का ना मास पता है, ना मोल्स पता है, ना मास परसेंट पता है, ना मोल परसेंट पता है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो उसके लिए उसने एक एजम्पशन ली, ये एजम्पशन गलत है लेकिन इससे बेहतर एजम्पशन नहीं हो सकती। वो ये कहते हैं कि जिस कंपोजिशन के साथ ये कोल में ये 5 एलिमेंट्स एंटर हुए हैं, रिफ्यूज में ये इसी कंपोजिशन के साथ बाहर आए हैं यानी इनकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। हालांकि इसके अंदर कोई वोलेटाइल्स होते हैं, जब हीट पड़ती है तो वो वोलेटाइल्स रिलीज हो जाते हैं, कंपोजिशन चेंज हो जाती है, लेकिन उसने ये assumption ले लिया कि कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, जो एफ स्ट्रीम में कंपोजिशन है वही आर स्ट्रीम में भी कंपोजिशन होगी, ये उसने assumption ले ली है। और इसको बाद में देख लेंगे, वैलिडिटी देख लेंगे कि ये ठीक है कि नहीं ठीक। अब अगर आप अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसके नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, उसमें आपके पास एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर ये 5 कंपोनेंट्स पहले कॉलम में लिखे हुए हैं। दूसरे कॉलम में आप देखें तो पाउंड परसेंट इन एफ स्ट्रीम लिखा हुआ है, वो जो वही आपके आप पिछले फिगर पेज पे फिगर देख लें तो वही कार्बन 83.05, हाइड्रोजन 4.45, ऑक्सीजन उतनी है, वो सारी यहां पे लिख दी गई हैं और इनका सम कर दिया गया है 92.64। Am I right? सर यहाँ पे सॉरी क्या पूछ रहे हैं आप, दोबारा से पूछेगा। सर यहाँ पे ये जो दूसरे नोट्स है वहाँ पे 100 लिखा हुआ है टोटल। नहीं, मैं पाउंड परसेंट इन एफ कर रहा हूँ। आप नहीं हैंड रिटन नोट्स में आ जाए, अगर आप बुक वाले पेजेस में जाएंगी तो आप कंफ्यूज रहेंगे, ये बुक वाले में ठीक तरह नहीं लिखे हुए। बुक वाले में आपके 89.65 है, वेयर एज एफ स्ट्रीम में अगर आप देखें तो वो 83.05 है। यस सर। ठीक है, तो आप जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको जरा कंसल्ट कर लें। मैं इस वजह से आपको बार बार कह रहा हूं कि वहां पे आप स्टेटमेंट वहां से देख ली थी, अब आप हैंड रिटन नोट्स पे आ जाएं। ओके सर। अच्छा, अब यहाँ पे आप इन सब चीजों का सम करें तो वो 92.64 है और 100 होना चाहिए। तो इस 92.64 को 100 में से जरा माइनस कीजिएगा तो कितनी आती है? 7.36। 7.36 आपकी ऐश की परसेंटेज है इन एफ स्ट्रीम। अब क्योंकि हम लोगों ने रिफ्यूज में निकालनी है इन 5 एलिमेंट्स की, तो हम लोगों ने जो एफ स्ट्रीम में जो ऐश की परसेंटेज है उसको निग्लेक्ट कर दिया है इस जगह पे। अब हमने बेसिकली आपकी जो एफ स्ट्रीम की कंपोजिशन थी, ड्राई बेस कंपोजिशन थी, उसको अब हम लोग ड्राई ऐश फ्री बेस कंपोजिशन बनाने लगे हैं, यानी ऐश को भी बीच में से ओमिट करने लगे हैं। तो अगर आप देखें थर्ड कॉलम में जहां पे पाउंड परसेंट इन आर लिखा हुआ है, वहां पे आपकी 89.65, 4.80, 3.36, 1.17 और 0.76 और उनका सम जो है 100 के इक्वल है। सो ये बेसिकली आपकी जो एफ स्ट्रीम में ड्राई बेस कंपोजिशन थी उसको ड्राई ऐश फ्री बेस कंपोजिशन बना दिया गया है और कह दिया गया है कि ये आर के अंदर इस ड्राई ऐश फ्री बेस कंपोजिशन के साथ
मौजूद है। अब ये बनाया कैसे गया है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ओके सर। क्योंकि यहां पे वो स्टेप मिसिंग है। ये आप देखिएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर कर दी है। जो 83.05 है इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय 92.64 टोटल आपका मल्टीप्लाई बाय 100 आपकी वैल्यू 89.65 हो जाएगी। यानी इंडिविजुअल डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ये इस तरह आपकी वैल्यूज क्रिएट कर दी गई हैं। एंड नाउ दिस इज ड्राई एश फ्री बेस कंपोजिशन ऑफ कोल which is same as in F and as in R। तो R में ये हमारे पास ये पाउंड परसेंट आ गई। नेक्स्ट जो है कॉलम उसके अंदर आपके पास सिंपल ऊपर लिखा हुआ है पाउंड। पाउंड मींस के मैस ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट निकाल रहे हैं। आपके पास कार्बन की जो परसेंटेज आई है वो 89.65 है। 89.65 की फ्रैक्शन कितनी होगी जी? कोई एक जिसको अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो जरा अपना माइक ऑन कर ले और मेरे साथ, बाकी लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। फिर सर इसको 100 से ही डिवाइड करेंगे इस तरह। 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो 0.8965 आ गई मैस फ्रैक्शन। और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे दोबारा से। मल्टीप्लाई बाय 1.2 करेंगे क्योंकि जो अनबर्न कोल का टोटल मैस है वो 1.2 है। आप अभी पीछे कैलकुलेट करके आए हैं। ओके यस सर। तो ये जरा आप करके देखें 0.8965 मल्टीप्लाई बाय 1.2 आपके पास 1.076 आता है। किलो की देख यही आ रहा है। यही आ रहा है ना? यस सर। इसी तरह आपने बाकी कंपोनेंट्स के भी मैस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल मैस 1.2 है जो अभी आपने पीछे कैलकुलेट किया है। उन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर कंपोनेंट का मैस आपके पास आ जाएगा। उसको आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल मैस 1.2 बन रहा है। ठीक हो गया जी? यस सर। इसके बाद आपने इनके मोल्स निकाली हैं, पाउंड मोल्स। वो तो आप लोगों को पता है कार्बन का 12 है मॉलिक्यूलर वेट, तो 1.076 को 12 से डिवाइड कर ऐश और ऐश के साथ कोई अनबर्न्ड कोल हो तो वो आपका
आप निकल नहीं होता है आपके फर्नेस के अंदर, आपके कंबस्टर के अंदर से। आपका सवाल यही था और जवाब आपको मिल गया? जी जी सर, मैं यही पूछना चाह रहा था सर, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाता है, निकल आता है, यानी कि प्रोडक्ट नहीं, ये waste बाय आता है। वेस्ट है एक, ठीक है। इसको आप हम कोशिश करते हैं कि इसकी कुछ यूटिलाइजेशन हो जाए, इसको बाय प्रोडक्ट कैटेगरी में ले आए, लेकिन फिर भी ये वेस्ट इतना जनरेट होता है कि कभी आप लोगों को कोई पावर जनरेशन प्लांट साहिवाल वाला विजिट करवाएंगे तो वहां पे पहाड़ बना देते हैं, और पहाड़ों का भी एक इंतहा होती है, और उसके बाद ना उसके ऊपर ग्रीनरी लगा देते हैं ताकि ये फैले ना। इसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, ये सबसे बड़ा इशू है इस वेस्ट का। सर इसमें ऐश की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इस वजह से ना? ये होती बेसिकली ऐश है, और सर तो इस ऐश को हम इस ऐश को सर यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा सका अभी तक? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, या उसको ब्रिक्स उससे बना रहे हैं, इंसुलेशन ब्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मैंने यहाँ पे एक अपनी एमफिल के स्टूडेंट को काम करवाया था, उससे ज़ियोलाइट 4A प्रिपेयर करवाया था, जो कि कार्बन CO2 कैप्चरिंग में इस्तेमाल किया था। हमारा बड़ा हाई इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश हुआ था पेपर। सो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी यूटिलाइजेशन इतनी नहीं है जितनी ये प्रोड्यूस होती है। और उसमें मैंने आपको बताया मुख्तलिफ चीजें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जब ऊपर बारिश होती है, बारिश से वो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनको अंडरग्राउंड लेके जाती है, और आपके जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो कंटेमिनेट हो रहा होता है। ये इसके काफी इश्यूज हैं। आप लोग आगे जब एडवांस सेमेस्टर्स में जाएंगे तो आप इसके मुतालिक ये सारे इसके एनवायरमेंटल हैजर्ड्स स्टडी करेंगे। फिलहाल ये एक वेस्ट प्रोड्यूस होती है, इस वजह से इसको जब ऐश होगी तो उसने बनना ही है। सर ये अनबर्न्ड कोल रीयूज तो हो सकता है ना? अनबर्न्ड कोल को आप किस तरह सेपरेट करेंगे? आप सेपरेट ही नहीं कर सकते इसको। कहाँ 86% ऐश है, 14% अनबर्न्ड कोल है, तो किस तरह आप सेपरेट आउट करेंगे? कोई तरीका नहीं है। अच्छा जी, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब अपने हैंड रिटन नोट्स की तरफ वापस आ जाए। यहाँ पे उसके बाद वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहा है, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। अननोन्स आप अगर अपने देखें तो 3 AWP हैं, और जो इंडिपेंडेंट इक्वेशन है उसमें कार्बन और सल्फर का कंबाइंड बैलेंस लगेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट्स का बैलेंस लगेगा। आपके पास जो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं वो 4 हो जाएंगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 है, इट मींस कि ओवर स्पेसिफाइड सिस्टम है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उससे आगे वो स्टडी स्टेट एलिमेंटल मोल बैलेंस अप्लाई कर रहा है। इससे पहले आप लोग लिखेंगे जनरल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन। आप लोग कहेंगे कि जी जी इंडिपेंडेंट इक्वेशन 5 नहीं होंगी? 5 जो एलिमेंट्स हैं। नहीं, हम कार्बन और सल्फर का कंबाइंड बैलेंस लगाएंगे, अलग-अलग नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप फिगर में देखें तो CO2 प्लस SO2 इनकी कंबाइंड परसेंटेज हमें पता है। वो हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम उन दोनों की अलग-अलग से परसेंटेज निकाल सकें। दूसरा, वो एक बहुत पुरानी चीज है, उस पर हम डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसका कंबाइंड परसेंटेज गिवन है, इस वजह से हम यहाँ पे कार्बन और सल्फर का कंबाइंड बैलेंस लगाएंगे। अगर तो हमारे पास CO2 की अलग परसेंटेज होती, SO2 की अलग परसेंटेज होती, फिर आप बिल्कुल ठीक थे कि यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे तो हमारे पास 5 इंडिपेंडेंट इक्वेशन होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे वो कंबाइंड बैलेंस है, जिसकी वजह से आपके पास 4 इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई, ओवर स्पेसिफाइड सिस्टम हो गया, स्टडी स्टेट बैलेंस आ गया, जनरल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, आपकी एक्यूमुलेशन 0 क्योंकि स्टडी स्टेट आपका है, आपकी जनरेशन कंजम्पशन टर्म्स आपकी 0 हो जाएंगी क्योंकि आप एलिमेंटल बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी इनपुट आउटपुट के इक्वल हो जाएगी। कार्बन और सल्फर का बैलेंस देखिएगा, यहाँ पे
जो आपके सामने लिखा हुआ है 83.05 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 0.7 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल्स टू P एंड दिस। आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस बैलेंस को कार्बन और सल्फर के? उम्मीद है नहीं कर पाएंगे। सर ये 0.03 कहाँ से आया? 0.03 ये तो बड़ा आसान है। ये आप देखें जो ऊपर टेबल में सल्फर के कितने मोल्स हैं, 0.0003 की आप बात कर रहे हैं ना? इतनी है, 0.0003 है। हाँ, वो सल्फर के मोल्स लिख रहा है बेसिकली यहाँ पे। ओके। ये मैं ना आपके साथ एक कार्बन और सल्फर का बैलेंस शेयर कर रहा हूं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैंने शेयर किया है। ये जो बैलेंस लगाया हुआ है ये एक्चुअल बना किस तरह है, ये आपको इस फिगर में समझाया गया है। इस जो मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पे पिक्चर शेयर की है, काइंडली उसको जरा देखिएगा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। और वो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का, कि आपकी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे यूनिट सेम होने चाहिए, उसको जहन में लाएं। फिर ये जहन में रखें कि आप कार्बन और सल्फर का कंबाइंड बैलेंस इस्तेमाल करें। मीन्स टू से कि आपकी इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे जो यूनिट्स होने चाहिए वो पाउंड मोल ऑफ कार्बन प्लस पाउंड मोल ऑफ सल्फर राइट साइड पे भी होने चाहिए और लेफ्ट साइड पे भी होने चाहिए। तो क्या जो चीज मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर की है वो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं? इनपुट आउटपुट देखें, कहां कहां कार्बन और सल्फर मौजूद हैं। इनपुट में पूरे हो रहे हैं, आउटपुट में कंप्लीट हो रहे हैं। और फिर आप अपने नोट्स के साथ कंपेयर करें, क्योंकि नोट्स में आपका बड़ा सिंप्लीफाइड बैलेंस लिखा हुआ है विदाउट यूनिट्स। मैंने जो आपके साथ शेयर किया वो विद यूनिट्स की है। सर आ गया। नहीं, अगर किसी को समझ आया तो वो इस टाइम कार्बन सल्फर को छोड़ के हाइड्रोजन का बैलेंस देखें। और मैं हाइड्रोजन का बैलेंस अब आपके साथ शेयर करने लगा हूं अलॉन्ग विद द यूनिट्स। ठीक है, एक मिनट ठहर जाइएगा। सॉरी, इसमें ना गलती है सर। जी जी, नोट्स में इसमें स्टैक गैस में हाइड्रोजन नहीं दिया गया ना, उसकी परसेंटेज सिर्फ रिफ्यूज हो रहा है। जी, हाइड्रोजन आपके आउटपुट में एक ऊपर मॉइस्चर के साथ मौजूद है। जी जी सर। और एक आपके पास रिफ्यूज में है। तो फिर उसमें स्टैक गैस में नहीं आएगा सर, पी में? सॉरी, पी में जारी बात है नहीं आ रहा। पी में तो आपका कोई नहीं ना हाइड्रोजन, या है? नहीं दिया गया सर। फिर हमने आप अपनी फिगर को देखें बस। आपने अब जो फिगर बना ली आपने उसके हिसाब से चलना है। ये मैं हाइड्रोजन का बैलेंस अब आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। ये अब जो आपके पास आया है प्लीज इसको जरा देखिएगा। इसमें आपको इसको अपने नोट्स के साथ कंपेयर करते हुए आगे चलिएगा।
याद रखिएगा कि जो एफ स्ट्रीम थी वो मैथ्स परसेंट थी, रिफ्यूज जो थी मैथ्स परसेंट थी, बाकी सारे मोल अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग आगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बैलेंस को भी जरा देखिएगा, और मैं उनके बैलेंसेस भी आपके साथ शेयर करने लगा हूं जो डिटेल्ड हैं। दोनों को इकट्ठे शेयर करने लगा हूं, जरा आप लोग देख लीजिएगा इसको, और फिर आपने उसको नोट्स के साथ भी कंपेयर करना है। नोट्स में एक गलती है नाइट्रोजन बैलेंस में, जो 0.001 है उसके साथ आई थिंक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो गलत मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। लेकिन जो मैंने अब आपके साथ शेयर किए हैं व्हाट्सएप पे, वो बिल्कुल ठीक शेयर किए हैं। और किसी का भी कोई इश्यू है तो वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सर जो नोट्स में है उधर 80.806 भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो वो भी गलत है। 0.806 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है उन्होंने। नहीं, वो नहीं गलत हुआ, वो नहीं गलत हुआ, वो ठीक हुआ हुआ, क्योंकि आप नेसेंट नाइट्रोजन सिंपल n का बैलेंस लगा रही हैं, वेराज आप पी स्ट्रीम में देखें तो वो N2 होगा। आप जो मैंने आपको सॉल्व करके भेजे हैं ना, उसमें आप देखें, उसमें भी 0.806 मल्टीप्लाई बाय पी, आप यूनिट्स को अगर सिर्फ भूल जाएं, यूनिट्स को साइड पे करके आप अगर सिर्फ बाकी चीजों को देखें, 0.806 मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया है। यस, ओके सर। ठीक है, और उसकी रीजन फिर आप यूनिट्स अटैच करें तो आपको पता चल जाएगी कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो हम आगे की तरफ चलें, क्योंकि ऑक्सीजन का भी ऐसे ही है, वो आप लोग बाद में देख लीजिएगा, सारी चीजें आप लोगों के पास ही हैं। मैं एक्चुअली इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। ओके सर। अच्छा, अब यहाँ से नेक्स्ट पेज पे अगर आप आ जाएं तो हर इक्वेशन से P की वैल्यू भी उसने निकाल ली है, एंटरिंग एयर यानी A की वैल्यू भी निकाल ली है, W की जो मॉइस्चर टोटल बना है उसकी भी वैल्यू निकाल दी है, और ऑक्सीजन बैलेंस को इस्तेमाल कर रहा है। ये तमाम वैल्यूज ऑक्सीजन बैलेंस में आप वो पुट करके देख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है कि नहीं। तो वो उसने चेक करके देखी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। इसका मतलब है कि जो डाटा है वो दो चीजें कंफर्म हो गई, एक तो डाटा कंसिस्टेंट है, आपका बिल्कुल ठीक प्रोसेस चल रहा है, दूसरी चीज ये समझ आ गई कि जो आपने एजम्पशन ली थी वो भी ठीक है। तो दोनों चीजें हमारी वेरीफाई हो गई।
नेक्स्ट जो उसने पूछा हुआ था वो परसेंट एक्सेस एयर का पूछा हुआ था, उसमें आपने फॉर्मूला लगा दिया O2 एंटरिंग माइनस O2 रिक्वायर्ड डिवाइड बाय O2 रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय 100। आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये 5 एलिमेंट्स हैं। ऐश तो इनर्ट है। अगर हम इन 5 में से देखें, नाइट्रोजन भी इनर्ट है, वो भी रिएक्ट नहीं करेगा। पीछे रह गए 4 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडेंट है। इस ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ भी रिएक्ट करना है, हाइड्रोजन के साथ भी, सल्फर के साथ भी। तो मेनली आपके 3 रिएक्शंस हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा है, हाइड्रोजन वाटर में जा रहा है, सल्फर SO2 में जा रहा है। हर रिएक्शन के लिए आपने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड निकालनी है अलग-अलग से। सो फॉर रिएक्शन 1 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड निकाल रहे हैं। आपको पता है कि 83.05 पाउंड कार्बन है कोल के अंदर। उसको पहले मैस को मोल्स में कन्वर्ट किया, स्टाइकोमेट्रिक रेशियो यूज की, आपके पास पाउंड मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गई। रिएक्शन 2 के लिए ऑक्सीजन निकाला। रिएक्शन 2 हाइड्रोजन था, आपने हाइड्रोजन का मैस था, एक मैस को मोल्स में कन्वर्ट किया और आपने स्टाइकोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर दी। तो आपके पास रिएक्शन 2 के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड निकल आई। इसी तरह ही अगर नेक्स्ट पेज पे आप आए, पेज टर्न करके, तो रिएक्शन 3 के लिए आप ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। 0.7 पाउंड आपके पास सल्फर था कोल में, मैस को मोल्स में कन्वर्ट किया, स्टाइकोमेट्रिक रेशियो यूज की, आपके पास ऑक्सीजन रिक्वायर्ड आ गई। अब ये इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो ये टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड निकल रही है। मैं इसके नीचे आपको ये दोबारा से स्टेप करके दे रहा हूं कि आपके पास पहले रिएक्शन के लिए आई है 6.921, दूसरे रिएक्शन के लिए आपके पास आई है 1.11125 प्लस तीसरे रिएक्शन के लिए आई है 0.022। तो ये इसको अगर हम ऐड करें प्लस 1.1125 प्लस 0.22, तो ये आपके पास आ जाती है 8.0555 पाउंड मोल ऑक्सीजन। ये तो वो ऑक्सीजन है जो कि आपको उन 3 रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास ऑलरेडी कुछ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है कोल के अंदर। कोल के अंदर मौजूद है ना? यस। जो कि वो नेक्स्ट स्टेप में O2 एंटरिंग विद कोल, उसको भी मैस को मोल्स में कन्वर्ट कर रहा है और 0.105 उसने निकाले हैं। यस सर। तो हम जितनी भी कि मैं स्टेप आपके लिए सॉल्व दोबारा से किया है और इसको आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पे। और ये आपने बड़ा ध्यान रखना है जब आपने एक्सेस एयर निकालनी है। ये आपके साथ शेयर हो गया है व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब पहले स्टेप में आपके पास टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट 3 रिएक्शंस वो आपने कैलकुलेट कर ली 8.0555। अब इसमें से आपने जो क्योंकि ऑलरेडी भी कुछ आपके पास मौजूद है, वो आपको एयर से नहीं चाहिए, वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है कोल में। तो उसमें से आपने जो जितनी टोटल में से अगर आप जो ऑलरेडी मौजूद है उसको आप माइनस कर देंगे तो आपके पास 7.951 वो ऑक्सीजन आ जाएगी जो कि आपको एयर से रिक्वायर्ड है। अब आपने एक्सेस एयर निकालनी है। ठीक हो गया? ये आपने एक्सेस ऑक्सीजन निकाल ली। इसके बाद
नेक्स्ट स्टेप में आपने ऑक्सीजन इन एयर वो निकाल ली, क्योंकि आप एयर का अभी मोल्स पीछे निकाल चुके हैं एंट्रिंग एयर के 45.35। अगर आप पिछले पेज पे देखें, ए आपने कैलकुलेट किया है 45.35, उससे आप निकाल रहे हैं कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हैं कि 1 मोल एयर हुक का हो तो उसमें 0.21 मोल ऑक्सीजन के होंगे। यहां से आपने एंट्रिंग ऑक्सीजन निकाल ली, आपके पास टोटल रिक्वायर्ड आ गई, एंट्रिंग भी आ गई, वैल्यूज पुट की तो आपके पास 19.8% यानी 20% एक्सेस एयर आपके पास आ जाएगी। यहां पे ये सवाल एंड हो जाता है। कोई आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी सर जी जी सर ये 0.105 ये कहाँ पर मेंशन है, ये जरा बस बता दें। ये जो हमने माइनस किया है एक्स्ट्रा जो था ऑक्सीजन। आप अपने नोट्स में ही थोड़ा सा ऊपर देखें, कैलकुलेशन हुई है। यस सर, वहाँ तो लिखा हुआ है ना 6921 प्लस 1.1125 प्लस 0.022 माइनस उससे ऊपर 0. उससे ऊपर देखें, उससे ऊपर देखें। यस सर, यस सर, O2 एंट्रिंग। कैलकुलेशन यस सर, ये यस सर, बेसिकली जो कोल में ऑक्सीजन है उसके मोल्स कैलकुलेट किए, क्योंकि वहां पे तो मैस था ना आपको गिवन। यस सर, जी जी, मैस को मोल्स में कन्वर्ट किया और यस फिर सर, आपने जी जो वो नेसेंट था आपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको O2 चाहिए था, तो लास्ट स्टेप में 2 मोल्स O 1 मोल और O2 है, ये किया। यस सर। ये वहां से आया आपके पास। सर और जो दूसरे बुक वाले नोट्स है ना उसमें ये कैलकुलेट एक्सेस एयर कैलकुलेट करने के बाद एक और उन्होंने चीज कैलकुलेट की हुई है, तो वो भी हम करेंगे। वो क्या कैलकुलेट की है? सर उन्होंने वहाँ लिखा हुआ है इफ you incorrectly calculated the percent excess from wet stack gas analysis alone you would get this. यस सर, 23.8% कुछ आंसर है इसका। इसका आंसर एक मिनट में देख लेता हूँ। मैं एक्चुअली नोट से कर रहा था, मैंने उसको नहीं देखा। If you incorrectly calculate the percent excess air from wet stack gas analysis alone, अच्छा उस आपने बेसिकली हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है, क्योंकि उसने हमें कहा ही ये था कि वो ये ड्राई फ्लू गैस एनालिसिस है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जी अगर आप लोग गलती कर जाएं और वाटर को इसके अंदर इंक्लूड कर दें तो फिर आपकी जो परसेंटेज है वो 20% से बढ़ के कोई 24% के करीब चली जाएगी, तो वो कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वाटर तो हमने पहले इंक्लूड किया था, नाइट्रोजन को अगर ऐड करेंगे हमने ऊपर नहीं, तो किया। वेट स्टैक गैस का मतलब ये है कि पानी को आप स्टैक गैस में इंक्लूड कर। ठीक हो गया सर, तो ये स्टेप करना जरूरी है? नहीं, ओके सर, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बड़ा क्लियर हमें बताया, वो जस्ट आपको समझाने के लिए समझा रहा है, अदरवाइज करने की कोई जरूरत नहीं। ओके सर। और कोई सवाल? आप लोग जो पिछले प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अभी आपको दिए हैं 3.3 सेक्शन के, उसको जरा प्लीज काइंडली देखिएगा, और 3.4 की जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि बुध वाले दिन जो हमारी क्लास होनी है उसमें हम लोग कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर सके। सो प्लीज आप लोग उसमें जरा प्रिपेयर होके आइएगा, सवाल को तैयार करके आइएगा, जिनकी समझ भी आए कि वाकई, जिनसे पता चले कि वाकई पढ़ा है और समझने की कोशिश की। ओके सर, ठीक है। आपका सीआर किधर है? सीआर गायब हुआ बस।
अटेंडेंस जो है ना उसको कहिएगा मेरे साथ शेयर कर ले। सर मैं कह दूंगी। चलें, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा आपको। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Yes. मैंने क्या काम अल्लाह हाफिज। मैंने क्या काम दिया?